दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए कि भारत में आपका कोई एनजीओ है और अचानक कोई विदेशी संस्था या विदेशी सरकार आपके एनजीओ को 100 करोड़ रुपए भेज दे और उस फंड का प्रयोग भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर न होकर के अन्य चीजों में, जैसे भारत के समाज को प्रभावित करने के लिए, भारत में आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए होने लगे तो क्या होगा। या मान लीजिए किसी एनजीओ के द्वारा भारत की अंदरूनी राजनीति को बार बार प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा हो तो क्या होगा। तो यही वो सब सवाल हैं जिसकी वजह से सरकार को इस मौजूदा मॉनसून सत्र में एक नया कानून अमेंड करके लाना पड़ा, एक नया कानून ले आना पड़ा, और जिस कानून का नाम है एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक्ट को पूरी तरह समझेंगे और इसके हम लोग इतिहास के पक्ष से लेकर के और वर्तमान में 2026 के क्या क्या संशोधन है, प्रत्येक पक्ष को देखेंगे कि यह कानून पहली बार कब लाया गया, कानून को 1976 में लाने से पहले 1947 से क्या क्या बैकग्राउंड थी, 47 में क्या कंडीशन थी, 1960 में जब शीत युद्ध का दौर आया तो उस समय क्या कंडीशन थी, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और दुनिया के भूगोल पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय क्या क्या सिचुएशंस पैदा हुई। और 1976 में जब हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ चिंताएं व्यक्त की, जिन चिंताओं में सबसे प्रमुख रूप से यह शामिल था कि विदेशी संस्थाएं भारत के अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक्ट लाया गया। आगे चलकर 2010 में, माफ कीजिएगा, 1991 का दौर आया और 1991 के दौर में जब हमने एलपीजी सुधार किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया अपने यहाँ पर, तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने इन सुधारों को लागू किया। उसके बाद एक बड़ा दौर भारतीय एनजीओ और ट्रस्ट सोसाइटियों को ऐसा दौर आया जिसमें उन्होंने विदेशों से भर भर के पैसे प्राप्त किए। उसके बाद इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता महसूस हुई। 2010 में फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर लेकर कानून बनाया। उसके बाद 2020 में वर्तमान सरकार ने इस कानून को संशोधन किया और 2026 में कुछ नए संशोधन आए हैं। तो ये पूरा एक्ट क्या है जिसकी वजह से आपको, अगर वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये पूरा एक्ट आज मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में समझा दूंगा। इसके बाद आपका एफसीआरए से रिलेटेड एक कोई भी, मतलब किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं जो एफसीआरए से ही संबंधित है। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये विदेशी फंडिंग को लेकर के सरकार इतना नियंत्रित करने का प्रयास क्यों कर रही है, एनजीओ और भारत में महा क्रैकडाउन ये क्यों आया है, क्या वजह है कि मिजोरम जैसे राज्य में बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम भूख हड़ताल करेंगे, हम मार्च निकालेंगे। केरल में विधानसभा से लेकर सड़क तक इस बिल के विरोध में हंगामा हो रहा है। इसके साथ ही एक अमेरिका का व्यक्ति है जिसका नाम है मार्को रूबियो, जो अमेरिका में विदेश मंत्री है। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आता है और भारत जब वो आते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, तो दिल्ली जाने के बजाय वो व्यक्ति सीधे कोलकाता पहुंच जाता है और वहां मदर टेरेसा फाउंडेशन नाम का जो एनजीओ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है, ये एनजीओ, यह व्यक्ति वहां मिलने पहुंच जाता है। तो जिसको लेकर के आखिर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, मिजोरम में इसके खिलाफ ब्लैक डे मनाने की तैयारी हो रही है। समझ लीजिए, ब्लैक डे मनाया जा रहा है, ब्लैक डे। उसके बाद केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा लगातार भूख हड़ताल और मार्च निकाला जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है कि एफसीआरए आना नहीं चाहिए, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। सरकार का, जो अमेरिकी सरकार है, उसकी चिंता क्या है, उसको लेकर के ये मदर टेरेसा फाउंडेशन जैसे एनजीओ पर सख्ती हो रही है। तो इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में हमें इस बिल को समझना है। तो इस बिल को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में चलने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस समय हमारे यहां स्वतंत्रता हुई और हम 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुए, उस समय हमारे यहाँ क्या कंडीशन थी, और उन्हीं कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि 1947 में देखिए, जब हम आजाद थे और जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हमारे देश में क्या सिचुएशन थी। तो आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बेहद खराब आर्थिक स्थिति थी हमारे यहाँ। हमारे पास शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर, अन्य योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे की बहुत
भयंकर तंगी से हम लोग जूझ रहे थे, क्योंकि एक लंबे गुलामी के कालखंड लगभग 800 वर्षों के बाद हम स्वतंत्र हुए थे, जिनमें से एक लंबा समय मुस्लिम शासकों का रहा, जो बाहरी शासक आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स का शासन आया और एक बहुत बड़ा कालखंड हमारा गुलामी के दौर से गुजरा। और इतने बड़े कालखंड के गुलामी के दौर की स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास उस समय पैसों की और आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी थी। देश हमारा तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे देशों ने, जैसे जर्मनी, जैसे इटली, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भारत को आर्थिक मदद मुहैया कराना प्रारंभ किया और भारत उनकी आर्थिक मदद के माध्यम से धीरे धीरे भारत ने अपने यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से संबंधित योजनाओं को चालू कराना का प्रयास किया। और यही वो दौर है जब भारत में एनजीओ और ट्रस्ट की स्थापना का शुरुआती दौर आता है। यानी 1947 से ही धीरे धीरे ट्रस्ट और एनजीओ की स्थापना का शुरुआती दौर आ गया। अब इस शुरुआती दौर में जो हमसे चूक हुई, हमारी सरकारों से चूक हुई, वो क्या हुई कि हमें शुरुआती दौर से ही इन एनजीओ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कोई भी व्यक्ति आपको फंड मुहैया करा रहा है, आपको पैसे मुहैया करा रहा है, तो उसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती है। अगर कोई आपको फ्री में कुछ दे रहा है तो बहुत स्वाभाविक है कि वो उसके बदले में कुछ न कुछ कीमत आपसे वसूल करेगा। और यही हुआ दोस्तों भारत के साथ। और भारत के साथ ये होने का मतलब हुआ कि 1947 में इन लोगों ने बहुत मात्रा में भारत पे पैसे खर्च किए, भारत को विदेशी मदद दिया और उसके एवज में तरह तरह के एनजीओ शुरू हुए। और उन एनजीओ का ये मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की योजनाएं, चाहे गरीबों के कल्याण की योजनाएं, इन तरह की योजनाओं की का नाम लेकर के और भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स को धीरे धीरे प्रभावित करने का प्रयास करना। तो ये एक दौर था जो हमने 1947 में समझा। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1960 के दशक में क्या हुआ। 1960 में दोस्तों शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध के दौर में आप जानते हैं कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा को प्रसारित करने का, फैलाने का प्रयास कर रही थी। एक अमेरिका था जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था और एक था यूएसएसआर जिसका पूरा नाम था सोवियत रूस। ठीक है, ये समाजवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। तो ये दोनों देश दुनिया के सभी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ना था। तो भारत को भी ये दोनों देश फंड की, बहुत सारा फंड इनको मुहैया कराया जाता था भारत के लोगों को एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से, ताकि कहीं ना कहीं ये जो संगठन है ये आवश्यकता पड़ने पर भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स को प्रभावित करें और उनके पक्ष में, उन देशों के पक्ष में भारत की मीडिया में, भारत की राजनीति में धीरे धीरे किसी न किसी रूप में प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करें। तो 1960 का जो दशक था वो कोल्ड वार और एनजीओ पॉलिटिक्स थी, जिसमें अमेरिका भी भारत को पैसे दे रहा है, सोवियत रूस भी भारत को पैसे दे रहा है और ये दोनों की दोनों शक्तियां भारत को अपने गुट में शामिल करना चाह रही हैं। लेकिन भारत में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी आर्थिक महाशक्ति के खेमे में नहीं जाएंगे, हम एक तरह से दोनों में से किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इन लोगों का उद्देश्य क्या था कि भारत में एनजीओ नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना है, भारत की मीडिया में, भारत के समाज में कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए 1960s के दशक में, 1960 के दशक में इन दोनों देशों ने भारत में भर भर के फंड देने शुरू किए और 1960 के दशक में ये स्थिति आपके सामने यहां पर देखने को मिलती है। तो भारत को अपने गुट में शामिल करके वैचारिक और आर्थिक प्रभाव, वैचारिक का मतलब है कि भारत पूंजीवाद को सपोर्ट करे, अमेरिका चाहता था और सोवियत रसिया चाहता था कि भारत समाजवाद को सपोर्ट करे। लेकिन भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, भारत किसी के खेमे में नहीं गया। भारत ने कुछ अच्छी बातें पूंजीवाद से भी ले लिया और कुछ अच्छी बातें समाजवाद से भी ले लिया और अपने यहाँ एक मिश्रित मॉडल तैयार किया। ठीक है, तो ये 1960 का दशक है। 1960 के दशक आते आते अब धीरे धीरे हमारी सरकारों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं विदेशी फंड प्राप्त करने वाले ये एनजीओ भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ स्थापित करके शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में गरीबों की सहायता के नाम पर दुनिया के अलग अलग देशों के पक्ष में या दुनिया के अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उनके पक्ष में कहीं ना कहीं ये
एक प्रकार से माहौल तैयार कर रहे हैं। तो जब ये स्थिति आ गई दोस्तों, तो 1969 में हमारी पार्लियामेंट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। 1969 यानी 1969 में संसद ने एक पहली बार ये चिंता जाहिर की कि भारत की राजनीति में विदेशी तत्वों द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। 1969 में ध्यान रखिएगा, यानी एफसीआरए के बनने की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो 1969 से ही तैयार हो गई। भले ही वो एक्ट जाके बना 1976 में आपातकाल के दौरान, लेकिन बनने की जो पृष्ठभूमि है वो कब तैयार हो गई? वो 1969 में तैयार हो गई। तो संसद ने विदेशी तत्वों द्वारा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर किया और 1976 में आपातकाल के दौरान एक कानून लाया गया, पहली बार 1976 में, ध्यान रखिएगा। 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसके नियम और सख्त बनाए गए। भाई 1976 में कानून आया तो उस समय प्रावधान उतने कड़े नहीं थे। 1991 में आर्थिक जो उदारीकरण का दौर आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद एनजीओ को भर भर के पैसा आने लगा, तो लगा कि नियम सख्त नहीं है, तो 2010 में हम लोग अभी सारे सुधारों पर आएंगे। 1976 के प्रोविजन भी देखेंगे, 2010 के प्रोविजन भी देखेंगे, 20 के प्रोविजन भी देखेंगे और 26 के क्या सुधार हुए उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो 2010 में तत्कालीन सरकार ने इनके नियम को थोड़ा सख्त बना दिया ताकि विदेशों से जो ज्यादा पैसा आ रहा है, जो भारत की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, उस पर किसी प्रकार से रोक लगाई जाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर 2020 में नए संशोधन लाए गए ताकि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले कि विदेशी फंड प्राप्त किए हुए एनजीओ भारत की अंदरूनी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्रों के पक्ष में भारत में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2020 में इसमें कुछ नए संशोधन सरकार के द्वारा लाए गए, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा इतिहास है। 1947 में क्या हुआ, 1960 के दशक में शीत युद्ध में क्या हुआ, और शीत युद्ध के बाद फिर 1969 में सरकार ने माफ कीजिएगा, संसद ने पहली बार चिंता जाहिर किया, 1976 में कानून आ गया। इसके बाद 1969 से माहौल बनना शुरू हो गया, और जब माहौल बन गया दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1971 का दौर आया। अब कहीं ना कहीं 60 के दशक के बाद 69 में संसद ने चिंता जाहिर किया, और 60 के दशक के बाद दुनिया के अलग अलग देश भारत को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसी बीच में 1971 का दौर आ जाता है, और आप ध्यान रखते हैं इस बात को कि 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म लेता है जिसका नाम है बांग्लादेश। इसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। इसका पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा इधर लिख देता हूं। इसका पुराना नाम जो था वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और यहां पर जो राजनीतिक दमन हुआ और बंगाली जनता पर अत्याचार हुआ, और 1971 में जब भारत ने हस्तक्षेप किया, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। फिर 16 दिसंबर तक ये युद्ध चला, और 16 दिसंबर 1969 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहा गया। तो भारत को सोवियत संघ का समर्थन था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक सफलता मिली, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद बांग्लादेश का क्या होता है, यहां पर निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर दोस्तों आपको मैं बांग्लादेश का निर्माण पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते हुए कद को समझाना। 1947 में क्या स्थिति है, 1960 में क्या स्थिति है, और अब 1971 में क्या स्थिति है। तो जब भारत ने अपने पड़ोस में पाकिस्तान को हरा करके एक नए देश का निर्माण कर दिया, तो दक्षिण एशिया में भारत एक बड़े मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इसके बाद दुनिया के अन्य देशों की नजर भारत पर और पड़ने लगी, और भारत में काम करने वाले एनजीओ को, ट्रस्ट को, सोसाइटियों को दुनिया के अलग अलग देशों से और ज्यादा फंड्स आने लगे, और भर भर के पैसे आने लगे। ठीक है, यहां तक की बात स्पष्ट है। उसके बाद फिर आ जाएगा 1976 का समय। अब ध्यान रखिएगा, 1969 का दौर, इंदिरा गांधी की वार्निंग। ये इंदिरा गांधी इस समय कहती हैं कि विदेशी समर्थित शक्तियां, और इन्होंने मेंशन किया एनजीओ और अन्य के माध्यम से भारत में राजनीतिक उथल पुथल मचाना चाहती हैं। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात को आगाह किया। चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक पार्टियों में विदेशों की दखलंदाजी हो रही है, धार्मिक तनाव और अलगाववादी संगठनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा है। 1976 तक आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये सारी चिंताएं जाहिर की, एक वार्निंग दिया देश के सामने कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे विदेशों से प्राप्त होने वाले इस फंड को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इस फंड का जो
जब ये फंड आ रहा है तब तो एनजीओ और ये जो संगठन है ये बार बार कह रहे हैं कि हम शिक्षा में काम करेंगे, हम बुजुर्गों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन ये उन फंड्स का प्रयोग, उन पैसों का प्रयोग कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कर रहे हैं, भारत की सरकार को अस्थिर करने का, इनस्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1976 में जो पहला एफसीआरए एक्ट है वो हमारी संसद के द्वारा पास किया गया 1976 में। और ये जो समय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपातकाल का समय है। इस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी के दौर में पहली बार एफसीआरए एक्ट को पास किया गया। तो आइए अब समझते हैं कि इस एफसीआरए एक्ट में जब पास हो गया तो आखिर इसके प्रावधान क्या क्या महत्वपूर्ण थे। भाई इंदिरा गांधी जी बार बार कह रही हैं कि दुनिया के जो अन्य देश हैं, हालांकि बार बार उनका जो इशारा है वो अमेरिका और सोवियत रसिया की तरफ है, कुछ मामलों में पाकिस्तान और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आबादी को इस्लामिक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो अब सरकार बार बार इन लोगों पर सख्ती करने का प्रयास कर रही है। तो पहला प्रावधान क्या है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संघ विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर उसको विदेशों से कुछ पैसे प्राप्त करने हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति होनी चाहिए। प्राप्त विदेशी अंशदान को केवल अधिसूचित बैंक खाते, यानी जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, जो सरकार के बैंक हैं, उन्हीं में अकाउंट खोल करके उन पैसों को मंगाया जा सकता है। अधिसूचित बैंक खातों में ही वो पैसे आएंगे। उसके बाद विदेशी अंशदान लेने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति अनिवार्य है। आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा एफसीआरए के तहत, जो सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो इसको देखता है, ध्यान रखिएगा। विदेशी अंशदान का उपयोग केवल घोषित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसका मतलब यह हुआ साधारण भाषा में कि मान लीजिए आपने जो उद्देश्य बनाया वो बनाया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, और जब फंड आपके पास आ गया तो आप उसको किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको धर्मांतरण में लगाने लगे। आपने भारत के सुदूर नॉर्थ ईस्ट में एक चर्च को पैसे दे दिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके लोगों का धर्मांतरण करने का प्रयास करो, और केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह पंजीकरण रद्द कर दे या अंशदान प्राप्त करने पर रोक लगा दे यदि नियमों का उल्लंघन होता है। तो अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं आपके लाइसेंस को रद्द कर देगी। साधारण भाषा में यह कहने का प्रयास इस एक्ट के प्रावधानों में किया गया। ठीक है, 1976 में सरकार ने इस एक्ट को थोड़ा सा रेगुलेट किया, क्योंकि सरकार को भी बार बार लग गया था कि बाहर से आने वाले पैसे से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है विदेशी शक्तियों के द्वारा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये 1976 का समय है। अब इसके बाद फिर अगला समय आएगा 1991 में। 1991 का दौर है दोस्तों, वो है एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। उस समय प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव साहब हैं और इनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्होंने एक रिफॉर्म लाया। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उस दौर में, और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों के लिए खोल दिया, और इसी सुधार को 3 शब्दों से बताया जा रहा है, एलपीजी रिफॉर्म। इसका सीधा संबंध बच्चों एनजीओ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार, वरना इस टॉपिक को यहां पर डील करने का कोई मतलब नहीं था। हम लोग एफसीआरए पढ़ रहे हैं, लेकिन एफसीआरए कैसे कैसे मजबूत हुआ, ये बिल लाने की सरकार को आवश्यकता क्या पड़ी, इस बीच के पड़ाव को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हर पॉइंट को समझते हुए चलना है। तो एलपीजी में लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, यानी लाइसेंसिंग परमिट को समाप्त कर दिया गया, ये परमिट राज को खत्म किया गया। औद्योगिक नीतियों में ढील दी गई, ज्यादा से ज्यादा लोग फैक्ट्रियां लगाएं, रोजगार उत्पन्न हो, इस तरह की चीजें की गई। निजीकरण का मतलब है सरकारी उपक्रमों में, यानी जो सरकारी कंपनियां थी उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। और वैश्वीकरण का मतलब है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। हम पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखते थे, दुनिया के अन्य देशों को अपने यहां निर्यात नहीं करने देते थे। लेकिन 1991 में हमने कुछ शर्तों पर ये अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, और जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला तो उसके बाद भारत में विदेशी फंड की फिर से बाढ़ आनी शुरू हो गई। फिर वही कहानी, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी दुनिया के अलग अलग देशों से पैसे लेके भारत की राजनीति को प्रभावित करना, भारत में सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना, भारत में फोर्स कन्वर्जन कराना, लालच दे करके कि हिंदू हो, मुस्लिम बन जाओ, ईसाई बन जाओ, आओ पैसा देते हैं। इस तरह के काम 1991 के बाद फिर से होने लगे। तो इसे रोकने के लिए बच्चों पुराने जो अधिनियम है दोस्तों वो पर्याप्त नहीं रहे। अब 1991 के बाद इसी तरह से चीजें चलती रही, और चलते 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 हम धीरे 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 आ गए 2010 पे।
और 2010 में क्या हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक अलग प्रावधान और किया एफसीआरए में, और पुराने कानून को हटा करके एक नया कानून लेकर के आई, और इसमें थोड़ा सा और एनजीओ को, ट्रस्ट को, सोसाइटियों को जिनको विदेशी पैसा मिल रहा है उनको थोड़ा सा और सख्त करने का प्रयास किया गया। तो क्या क्या किया, देखिए, पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। किसी भी संस्था को अगर विदेशी पैसा प्राप्त करना है तो पहले केंद्र सरकार से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बार बार, गृह मंत्रालय इसको देखता है। केंद्र सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वही एनजीओ के प्रकरण को देख रही है। फिर विदेशी अंशदान की स्वीकार्यताओं में क्या कहा कि केवल निर्धारित स्रोतों से ही पैसा प्राप्त किया जा सकेगा, और इसका उद्देश्य केवल घोषित, पहले से जो मेंशन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, स्वास्थ्य के लिए खर्च करेंगे, इसी आधार पर इन पैसों का उपयोग होगा। दूसरा, अलग बैंक खाता और लेखा जोखा रखना होगा, यानी अब अकाउंट अलग करना होगा। विदेशी अंशदान के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग बैंक खाता रखना अनिवार्य है, तथा इसका समुचित लेखा जोखा बनाए रखना पड़ेगा। यानी आपका अकाउंट अब एफसीआरए के अधीन होगा, जो अलग होना चाहिए। यानी आप नॉर्मल बैंक अकाउंट में विदेशों से पैसे नहीं मंगा सकते, ठीक है। निलंबन, रद्दीकरण और दंड का प्रावधान, नियमों का उल्लंघन, गलत जानकारी या राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों पर पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ये साधारण बात है, इसमें बहुत ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गृह मंत्रालय की निगरानी, यानी आपका पूरा का पूरा काम एफसीआरए के अंतर्गत सभी गतिविधियों की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जिसमें पंजीकरण देना, निलंबित करना, रद्द करना और जांच करना शामिल है। ये बात है 2010 की, और तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस एक्ट को लाया, इस बिल को लाया, और ये बिल पास हुआ। फिर धीरे धीरे एक एक्ट बन गया, कानून बन गया, और ये सारी बातें सभी एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटियों पर लागू हो गई कि भाई आप जिस उद्देश्य के लिए पैसा ले रहे हैं उसी उद्देश्य में आपका पैसा खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के नाम पर गरीबों की सेवा, महिलाओं की सेवा, बच्चों की सेवा, सड़कें, माफ कीजिएगा, इन सामाजिक कामों के नाम पर विदेशों से पैसा प्राप्त करें और फिर उनका जो उपयोग है वो धर्मांतरण में करें, भारत को अस्थिर करने का प्रयास करें, अलगाववाद को बढ़ावा देने में करें, नक्सलवाद को बढ़ावा देने में करें, आतंकवाद को बढ़ावा देने में करें। इस प्रकार की चीजें अब नहीं हो सकती। इसीलिए इसको कहा गया कि धीरे धीरे अब सरकार इनको और रेगुलेट कर रही है। सरकार ने इनको रेगुलेट करना शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, कुछ कानूनों के लूपहोल्स होते ही हैं, कानूनों की कुछ न कुछ खामियां होती हैं, और हर कानून में इसी प्रकार से खामियां होती हैं, और इन्हीं खामियों का लाभ उठाया कंपनियों ने, माफ कीजिएगा, एनजीओ ने, ट्रस्ट ने और सोसाइटियों ने। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि एक एनजीओ का पंजीकरण करा लिया, उसमें पैसे ले लिए, और बाद में फिर छोटे छोटे एनजीओ बहुत सारे खोल लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। किसी एनजीओ के पास, जैसे मान लीजिए यूएसए से पैसा आ गया 100 करोड़ रुपया, ये उदाहरण के लिए है, ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, और उसने, ये मान लीजिए एनजीओ ए है, और उसने बी, सी और डी 3 अलग अलग एनजीओ खोल दिए, बिना रजिस्ट्रेशन वाले छोटे एनजीओ हैं, और सारे पैसे को हिसाब किताब एकदम गायब कर दिया। फिर सरकार को चिंता हुई। तब तक 14 में सरकार चेंज हो गई, और जो वर्तमान सरकार है ये आ चुकी थी। तो इस प्रकार के लूपहोल्स का प्रयोग करके रजिस्टर्ड एनजीओ पैसा लेते थे और अनरजिस्टर्ड को बांट देते थे, और उनको कह दिया फला जगह जाके फला चर्च को पैसा दे आना, फला संगठन को पैसा दे आना, और वो उससे फोर्स कन्वर्जन कराते थे। ध्यान रखिएगा, फोर्स कन्वर्जन में दोनों चीजें शामिल होती हैं। जबरन, यानी किसी के गर्दन पे तलवार रखकर, उसको भी फोर्स कहा जाता है, और लालच देकर कराने को भी फोर्स कन्वर्जन ही कहा जाता है। कि मुझे किसी ने लालच दे दिया कि आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, आप अपना धर्म बदल लीजिए, और मुझे लगा कि 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है, धर्म में क्या रखा है, मैं बदल लिया, तो इसको भी ये भी फोर्स कन्वर्जन की श्रेणी में आएगा। ये भी बलात् धर्म परिवर्तन ही माना जाता है। तो सरकार को ये पता नहीं चलता था कि असल में पैसा कहां से आया और किसने कितना पैसा खर्च कर लिया। 2010 के प्रावधानों की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं दोस्तों आपसे। 2010 के प्रावधानों के बाद इस तरह के लूपहोल्स फिर सरकार के सामने आने लगे। तो अब सरकार ने 2020 में इसको फिर से स्ट्रिक्टली चेंज किया, और इस बार उसने कई सारी चीजें उसमें मेंशन की। इस बीच में एक चीजों को और समझते चलिए। यहां पर 2010 के बाद ये सारे लूपहोल्स का यूज हुआ, और आपने देखा कि तमाम प्रकार के भारत में बयानबाजियां होने लगी, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि कुछ एनजीओ विदेशी फंडिंग का प्रयोग भारत के खिलाफ कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग का प्रयोग, यहां पर 2 शब्द छूट गया है, माफ कीजिएगा, और यहां पर भारत के खिलाफ आएगा। जो विदेशों से पैसा लेते हैं उसको भारत में ऐसी एक्टिविटीज में लगाते हैं जो हमारी सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है।
अभी तात्कालिक उदाहरण आपने देखा, एक मूवमेंट हमारे यहां हुआ, बच्चों की एजुकेशन और नीट में सुधार के नाम पर मूवमेंट हुआ, बहुत अच्छी चीज है। संबंधित मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, ये उनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन ध्यान रखिए, इसी मंच पर जो स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टूडेंट्स को हटा करके दुनिया भर के एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी इंडिया एलिमेंट को इकट्ठा किया गया। और मैं कम संख्या भी मान लूं कि अगर 5,000 लोग भी आए थे, तो उन 5,000 लोगों के पीछे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो खाने पे खर्च हो रहा है, पीने पे खर्च हो रहा है, 4 टाइम का खाना दिल्ली जैसे शहर में अगर आप मिनिमम मान के चलेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर 500 से 600 रुपए आसानी से खर्च हो जाएगा। और 5 से 6,000 लोगों का प्रतिदिन, वो सारे फंड्स कहां से आ रहे हैं, सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, आखिर कौन आपको पैसे दे रहा है और उस पैसे का सोर्स क्या है? यही सारी चीजें तो यहां पर बार बार सरकार हमारी कह रही है कि भाई भारत के एनजीओ पैसा बाहर से ले रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से ले रहे हैं, या खास करके उन देशों से ले रहे हैं जिन देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं है, या जो देश बार बार चाहते हैं। अमेरिका क्यों परेशान है? क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर लिया, उसने नेपाल में तख्ता पलट कर लिया, उसने श्रीलंका में तख्ता पलट कर लिया, पाकिस्तान में तख्ता पलट की उसको आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो 1947 से ही अमेरिका की गोद में बैठा रहता है। तो भारत के अगल बगल के सारे देशों में वो तख्ता पलट कर ले रहा है सिवाय भारत के। और भारत में एक मजबूत और स्टेबल सरकार काम कर रही है। तो सरकार को अस्थिर करने के प्रयास विदेशी ताकतों द्वारा किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी के क्रम में हमारे यहां गृह मंत्री ने कहा कि भाई कुछ एनजीओ जो है वो विदेशी फंड का प्रयोग कर रहे हैं और भारत के खिलाफ उसका प्रयोग कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर पूर्व के राज्यों में विदेशी पैसों का खूब दबा के उपयोग हो रहा है, जबरन धर्मांतरण में, फोर्स कन्वर्जन में, लालच देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सामाजिक अशांति फैलाने का प्रयास हो रहा है। मणिपुर का उदाहरण आपने देखा, असम का देखा, जितने भी उग्रवादी नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, असम को काट देंगे, इस तरह के बयानों का, इस तरह के भाषणों का, इस तरह की वीडियो क्लिप्स का समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा एक व्यक्ति का वीडियो भी आया कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, परमानेंटली कट नहीं कर सकते तो हम थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। वो आजकल जेल में बंद है। सर्वोच्च न्यायालय तक ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह के लोगों को आखिर ये फंड कहां से मिल रहा है? ये सारी चीजें जब सरकार के ध्यान में आई तो सरकार ने फिर से इस एक्ट में 2020 में कुछ नए परिवर्तन किए, जिसको एफसीआरए 2.0 कहा गया। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन है जरा देखिए। ये पहले ओल्ड रूल थे, किसी भी बैंक में आप खाता खोल सकते हैं, लेकिन अब मना हो गया आपका, नहीं भैया किसी भी बैंक में नहीं चलेगा, केवल एसबीआई की जो दिल्ली वाली शाखा है उसी में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या, सामान्य पहचान से काम चल जाता था, अब इस पहचान को मना कर दिया। आप कह दिया सभी पदाधिकारियों को आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके एनजीओ में कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, आपको सभी लोगों का, अपने सभी पदाधिकारियों का आधार कार्ड रखना पड़ेगा। दूसरा, विदेशी फंडिंग के बारे में क्या है, पहले ये लोग क्या करते थे, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, लूपहोल्स का प्रयोग करते थे। एक रजिस्टर्ड एनजीओ के खाते में पैसा आ गया और उसने अनरजिस्टर्ड बहुत सारे एनजीओ को पैसे भेज दिए और उन्होंने वहां पर हायर कर लिया लोगों को, और वो कहीं ना कहीं फोर्स्ड कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं। तो सरकार ने एफसीआरए 2.0 में इस पर भी रोक लगा दिया, यानी दूसरे एनजीओ को फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप ही को पैसा मिला है तो आपको उसी उद्देश्य में लगाना पड़ेगा जिस उद्देश्य के लिए पैसा मिला है। सरकार मॉनिटरिंग करेगी। इसके साथ ही आप दूसरे एनजीओ को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइसेंस रद्द होने पर क्या होगा, लाइसेंस रद्द होने पर एनजीओ की संपत्ति, उसके भवन इत्यादि पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सरकार एक निकाय बनाएगी जो उसकी देखरेख करेगी और उस एसेट्स का, उन रिसोर्सेस का प्रयोग देश हित में करने का प्रयास करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो किया, वो प्रशासनिक खर्च की सीमा को 20% पर ले आकर रोक दिया। पहले यह सीमा 50% हुआ करती थी।
इसको समझते हैं जरा, क्या है प्रशासनिक खर्च की सीमा का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई एनजीओ बनाया और आपके एनजीओ में काम करने वाले 10 लोग हैं और आपको विदेश से पैसा मिला, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए, और आपने कहा कि भैया 25 करोड़ रुपए तो मेरा इन्हीं लोगों को वेतन इत्यादि और इनकी आवभगत और इनकी सुविधाएं करने में ही मेरा खर्च हो गया, यानी प्रशासनिक खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च। ये आपका पहले 50% था, अब उसकी सीमा को घटा के क्या कर दिया, 20% कर दिया कि 20% पैसा ही आप अपने एनजीओ में काम करने वाले लोगों की सैलरी, यात्राएं इत्यादि पे खर्च कर सकते हैं। शेष 80 माफ कीजिएगा, शेष 80% पैसा आपको उस उद्देश्य में लगाना पड़ेगा जिस उद्देश्य के लिए आपको पैसा मिला है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझने वाली है कि आखिर दुनिया के अन्य देश में बैठी हुई कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति आपको पैसा क्यों दे रहा है, उसका क्या छुपा हुआ इंटरेस्ट है जो वो आपको पैसा दे रहा है। तो सरकार ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन को टाइट किया। अब टाइट कर दिया सरकार ने तो बहुत सारी चीजें आई, विपक्ष के नेताओं ने भारत में खास करके इस चीज को लेकर के, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको समझाया, तो अब ये लोग इन्हीं सारे प्रावधानों में परिवर्तन के बाद ये बार बार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हमारे यहां हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। हालांकि इसमें कोई भी स्वतंत्रता के हनन जैसी बात नहीं है। भाई आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आधार कार्ड देते ही हैं, पैन कार्ड देते ही हैं, और दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपने नागरिकों का डेटा ना रखती हो। दुनिया का कोई भी देश धर्मशाला की तरह काम थोड़ी कर सकता है। हर सरकार अपने नागरिकों का डेटा रखती है कि हमारे यहां कितने लोग हैं, किसका क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, हर सरकार रखती है। तो ये कुछ इन्होंने जो एफसीआरए 2.0 में कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट किया, इसकी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जब ये एफसीआरए आया तो इसके पक्ष में सरकार ने क्या क्या तर्क दिया, ये आप इन पॉइंट्स का यूज एक नागरिक के तौर पर भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको काम आ जाएगी। सबसे पहले सरकार ने कहा कि भैया हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों में नहीं होने दिया जाएगा। और एफसीआरए जो हमारा नया वाला है, ये ऐसे खतरों पर नजर रखने और रोकथाम करने में हमारी मदद करता है। ये एफसीआरए नेक्स्ट वाला है, 2026 के जो सरकार ने उद्देश्य बताए, ये उससे संबंधित है। दूसरा, सरकार ने कहा कि इससे हम जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाएंगे। पैसा आता है किसी अन्य मद के लिए, खर्च होता है किसी अन्य मद में, और इससे लोग जो है कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, खास करके हिंदू धर्म से, तो उसको रोकने का एक सरकार ने कहा कि भाई इसके पूरे नेटवर्क को हम लोग यहां से कंट्रोल कर लेंगे, सख्त नियम बना देंगे जिससे जबरन धर्मांतरण नहीं होगा, फोर्स कन्वर्जन नहीं होगा। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएंगे। भाई स्वाभाविक है, आपको पैसा मिला, आपने किस मद पे खर्च किया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। तो एफसीआरए के तहत पंजीकृत संगठनों को फंड के स्रोत बताने पड़ेंगे, उपयोग बताना पड़ेगा, बैंक खाते और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। चौथा, विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। पहले विदेशी फंड को कई एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसको सब ग्रांटिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक शब्द है सब ग्रांटिंग। सब ग्रांटिंग शब्द का मतलब ये होता है कि बड़े एनजीओ के पास फंड आया और उसने छोटे छोटे एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और वो फंड का सब बंदरबांट हो गया, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं, इसी को सब ग्रांटिंग कहा गया। तो सरकार ने कहा कि हम इस पर रोक लगाएंगे, और जिससे उसके वास्तविक उपयोग का पता लगाना कठिन हो जाता था, इसमें हमने सब ग्रांट पर रोक लगाकर फंड के दुरुपयोग पर अंकुश लगा दिया है। ऐसा सरकार का तर्क है। सरकार और यानी जो इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, राष्ट्रहित और सामाजिक स्थिरता। एफसीआरए का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी फंड का उपयोग भारत के विकास, सामाजिक हित और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, न कि सामाजिक अशांति, अलगाववाद, हिंसा या अविश्वास को बढ़ावा देने में। स्वाभाविक है, जब ऐसे फंड्स आने बंद हो जाएंगे जो भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस तरह की चीजें बंद हो जाएंगी, तो जिससे भारत की राष्ट्रहित और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत में एक स्टेबल सरकार काम करेगी। तो ये तो हो गया हमारा मतलब हमारी सरकार का तर्क, यानी सरकार और उसके समर्थित लोगों का तर्क। थोड़ा सा विपक्ष के तर्क को भी समझ लेते हैं कि विपक्ष किस किस चीजों को लेकर के भाई सवाल उठा रहा है। हालांकि जो उनका मूल एजेंडा है उसको सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जरा सा इनके बातों को भी समझ लेते हैं। एनजीओ की कार्य क्षमता पर प्रभाव। विपक्ष का ऐसा कहना है कि सरकार एक बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई है, सरकार बड़े भाई की भूमिका में आ रही है, और सरकार हर एक चीज पर नजर रखेगी जिससे हमारे देश में काम करने वाले एनजीओ, ट्रस्ट और
जो सोसाइटीज हैं, जो सोसाइटी हैं, इनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ के लिए विदेशी फंड प्राप्त करना और उसका उपयोग करना कठिन हो जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कई कार्य प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा विपक्ष के लोगों का कहना है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के ही किसी नेता ने कहा कि सरकार इसे चर्च के चलने वाले स्कूलों को बंद करा देगी। इस तरह के दुष्प्रचार करने का भी प्रयास किया गया। दूसरा है, सब ग्रांट पर प्रतिबंधों से छोटे संगठनों की फंडिंग प्रभावित होगी। इनका कहना यह है कि बड़े एनजीओ छोटे स्थानीय संगठनों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इससे दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे संगठन की फंडिंग प्रभावित हुई, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा है। इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा दोस्तों, ध्यान रखिए। भारत के सुदूर से सुदूर क्षेत्र में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है और हर व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, अगला पॉइंट इनका, अगला जो इनकी आलोचना का बिंदु है वो है कि सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को एफसीआरए पंजीकरण, निलंबन करने, जांच करने और खातों पर नियंत्रण जैसे व्यापक अधिकार दिए गए हैं। आलोचकों के अनुसार इससे स्वतंत्र सामाजिक संगठनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा और मनमानी की आशंका रहेगी, ऐसा इनका कहना है। लोकतांत्रिक और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों के अनुसार सख्त एफसीआरए नियम मानवाधिकार, पर्यावरण, अल्पसंख्यक अधिकार, जनहित और सरकार की इस तरह की योजनाओं कि स्वतंत्रता से काम करने वाले संगठनों की आवाज और गतिविधियों को सीमित करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि इन लोगों की बातों में बहुत तर्क नहीं है, बहुत दम नहीं है। किसी भी देश के अंदर काम करने वाले किसी भी संगठन को अपने उद्देश्य, अपने लेखे जोखे, अपनी बैंक ऑडिट कराने से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलने वाली सरकार कभी भी इस तरह की चीजें नहीं कर पाएगी। वजह क्या है कि हर 5 वर्ष में सरकार को जनता के बीच में जाना होता है। सरकार को हमेशा जनता के बीच में आना है, हर 5 वर्ष में आना है। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, आप चेंज कर दीजिए। लेकिन अराजकता फैला करके और दुनिया भर की गलत गतिविधियों को बढ़ावा देकर के इस प्रकार के काम करना, ये अच्छी चीज नहीं होती है। तो ये इन लोगों के, विपक्ष के लोगों के, या कहा जाए एफसीआरए में होने वाले बदलाव के, माफ कीजिएगा, एफसीआरए में होने वाले बदलाव के जो विरोध में तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, इसको लागू नहीं होने देना चाहिए, इससे भारत में समस्याएं उत्पन्न होंगी, इस प्रकार की चीजें इनके द्वारा यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब इसको हम लोग एक संतुलित अप्रोच के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में काम करने वाले किसी भी संगठन को अपना ऑडिट कराने से भागना नहीं चाहिए और उसको सरकार की बनाई हुई व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। सरकारें इसी प्रकार से चलती हैं, नियम कानून से ही चलती हैं। देश में संविधान के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, तो संविधान के अनुसार ही किसी कानून को संसद पारित करती है। भाई, संविधान में ही कहा गया है कि संसद कानून बना सकती है, तो संसद ने कानून बनाया है, माफ कीजिएगा, बना रही है संसद, और इस कानून को लागू भी करना है। और इस तरह से लागू करने का मतलब ये होगा कि जब लागू हो जाएगा तो इस तरह के जो जो जबरन धर्मांतरण किए जा रहे हैं, जो भारत में फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगेगी इस एक्ट के माध्यम से। तो ये दोस्तों आपका एफसीआरए एक्ट है, जिसको मैंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। टॉपिक आपकी समझ में आया या नहीं आया, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे भी किसी ऐसे टॉपिक पर आपको वीडियो अगर चाहिए हो तो कमेंट किया करिए, आपके कमेंट में पढ़ता हूं और अच्छा कमेंट करते हैं आप तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, फिर हम लोग आपको किसी अन्य टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।